आएगा, फिर कौन आएगा, कहाँ जाएगा। इतने में जब लोग मरते गए मरते गए मरते गए, और यहाँ एक बहुत दर्दनाक घटना होती है जिसका मैं आपको विवरण दूंगा। यहाँ एक हाइफा में फेस्टिवल खैर होते रहते, एक डेजर्ट फेस्टिवल हुआ था जो गाजा के बिल्कुल बॉर्डर के पास होता है। यहाँ 250 युवक, मतलब लड़के लड़कियां थे, वो डांस वांस खाना पीना वो सब हो रहा था। अचानक उन पे हमला होकर पूरे 250 के 250 मारे जाते। ये जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे थे साहिल भाई, ये जर्मन लड़की थी, चीजू, शायद मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ आई थी ये फेस्टिवल को देखने के लिए, इस फेस्टिवल में शरीक होने के लिए। इसको भी हमस के आतंकवादियों ने मार गिराया। फिर इसका बलात्कार होता है, फिर इसके कपड़े फाड़ के इसके शव को वो, जिसे हम कहते हैं ना, माले गनीमत समझ के उस पर अल्लाह अकबर के नारे लगाते लगाते वो हमस ले जाते, और देखते देखो भैया हमने कितनी बहादुरी का काम किया, कितने बड़े सूरमा। सबसे बड़ी घटना वही होती, 250 लोग तो भाई सीधे सीधे वही, 250 बच्चे, मतलब 22, 21, 22 साल, 17, 18 साल के बच्चे, आप जानते। तो ये बेचारे वहीं मरते। फिर ये घरों में घुसते। एक बड़ा दर्दनाक वीडियो है कि एक बच्ची को मारते हैं उसके सामने, माँ बाप के सामने। काफी लोगों ने रेजिस्ट किया, सबको मारा इन्होंने, बच्चों को नहीं छोड़ा। उसके बाद इन्होंने बच्चों को कैदी बनाया, बच्चों को कैदी बनाया। और आपने एक वीडियो देखा, वो मुर्गे के पंजरे में बच्चों को गाजा में इन्होंने रखा, उनकी बोली लगा। फिर जो बच्चे लिए उनको तंग करना, औरतों का इन्होंने बलात्कार किया। कितना भयंकर बलात्कार हुआ, इतने भयंकर शोषण और प्रताड़न हुआ कि अगर आप देखें जो जेनाइटल्स होते हैं, आपने देखो खून से सने पहचान, जी जी, वो खून आया बलात्कार करके। जब 20-50 जहादी बलात्कार करके, आप समझ सकते क्या होगा। और ये लोग इंसान नहीं है, ये हैवान। इन्होंने इसको ये फिर उन लड़कियों को माले गनीमत समझ के ये इजराइल की तरफ ले गए। आईडीएफ के जितने सोल्जर थे उनको मारा, कुछ को इन्होंने होस्टेज किया। सो बच्चे को लिया, बुढ़े को लिया, बुढ़िया को लिया, लड़कियों को खासकर इन्होंने होस्टेज। इस प्रकरण में हमारे भारत के 10 भाई थे वहां पे हिंदू, उनको मारा गया। फिलीपींस के लोगों को मारा गया, थाईलैंड के लोगों को मारा गया, और हमारे नेपाली 12 भाई थे, उनको घाट उतारा आपकी गया। आवाज, हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? जी ये आ रही है। मेरे ख्याल से मेरे हाँ, कनेक्शन में कुछ इशू। मेरी हाँ, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है। अगर अच्छा, कुछ इससे किसी को पहले कि आप सुमित जी, इससे पहले, आई एम रियली सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूं, हमारे दर्शक तो ये पहले से जानते हैं, ये जो पूरा मामला हुआ है, मुझे ये पूरा सिनेरियो लगा 1400 साल पहले जो होता था। जी 1400 साल पहले जिस तरीके से सो कॉल्ड रहमतलिल आलमीन इस दुनिया में आए थे, वो और उनके सहाबी, जिनको कंपेनियंस कहा जाता है, और जी खुद रसूलुल्लाह जो है, वो इनके बारे में कहते हैं कि ये बेस्ट ऑफ जनरेशन है। जी अगर मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूं और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि ये जो आतंकवादियों ने जो किया है उसमें और जो 1400 साल पहले चलता था उसमें आपको कोई फर्क नजर आता है क्या? ये देखिए, मैं आपके सामने एक हदीस पेश कर रहा हूं, ये देखिए, ये आ गई आपके सामने हदीस। ठीक है, जी सही बुखारी की हदीस है। बुखारी के बारे में आपको बता दूं, सही बुखारी ऐसी किताब है जिसके बारे में मुसलमानों का ये इत्तेफाक है कि कुरान के बाद जो सबसे ऑथेंटिक किताब है, जी सबसे ऑथेंटिक किताब कुरान के बाद सही बुखारी है। सारी ऑथेंटिक हदीसें इसमें है। उसमें ये एक हदीस है जिसका नंबर है 2228। अब देखिए, मैं जी पढ़ता हूं, आप देखिएगा और आज की सिचुएशन को आप मैच करिएगा और बताइएगा कोई फर्क है क्या। क्या कहती है हदीस? अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। यहाँ पे देखिए कि अ, जंग में जाना या वॉर करना या बल्कि जंग थोपना, अटैक करना, ये रसूलुल्लाह और सहाबा का काम रहा है। और वहां से जब वो जंग में जाते, जिस तरीके से यहाँ इन्होंने मारा लोगों को और उसके बाद औरतों को, महिलाओं को पकड़ा, उनके साथ रेप किया, ये सेम काम जो है वो सहाबा भी कर रहे थे। वो भी औरतों को पकड़ रहे थे, उनके साथ सेक्स भी करते थे और उनको बेचते भी थे। जी। तो ये चीजें जो कर रहे हैं ये बिल्कुल मैच होती है रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीके के साथ। आप बताइए कि आपको कोई फर्क नजर आ रहा है इसमें? देखिए साहिल भाई, मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया था माले गनीमत, मतलब प्रोसीड्स ऑफ वॉर, कि इनको बच्चों को लेके बेचना, लड़कियों के साथ बलात्कार करना, मतलब ऐसा बलात्कार कि खून से सने पैजामे मिल रहे हैं, औरतों को ले जाना, बच्चों को ले जाना। और मैंने तो, और ये जो कुछ फिलिपिनो थे, एक फिलिपिनो बेचारे का पेट कटा था, फिर फावड़े से ले लेके उसकी गर्दन काट दी गई। कुछ इजरायलियों को लिया गया, ट्रक पे रखा गया, जैसे बकरे का गला काटते वैसे उनका गला काटा गया। ये वीडियो सब इंटरनेट में, मैं कोई स्टोरी नहीं बता रहा, उनका गला काटा गया और गला काट के उसकी बॉडी पे, ये गर्दन काट के, उसका सर काट के उसकी बॉडी पे रखा। तरीका आइसिस और हमास का बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हैं। ये कहते हैं कि भाई यहूदी और काफिर का रहना कोई यहाँ जरूरी नहीं है, यहूदी को मारो या शैतान को मारो, एक ही काम है, सवाब का काम है। ये इनकी मेंटेलिटी है। और ये जो बच्चे हैं, ये जो औरत है, ये माले गनीमत है, ये हमारी प्रॉपर्टी, जब तक ऐश करेंगे करेंगे, जिस दिन चाहे उस दिन मर्जी के बेच देंगे। जब ये प्रकरण हुआ तो साहिल में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं। इस सारे प्रकरण में जो अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल वैसे था जैसे 26/11 हुआ। पहले मैंने एक चैनलों पे, टीवी पे, नेशनल टीवी पे तो मैं रोज रहता हूँ, खैर मैंने वहां बोला था इसमें पाकिस्तान का हाथ। लोगों ने बोला पाकिस्तान का हाथ भाई कहां से है? अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का जो एसएसजी यूनिट है, जो एलीट कमांडो यूनिट है, उन्होंने हमास को ट्रेनिंग दी, वो हमास के साथ काम कर रहे थे। इसमें फिर जुड़ता सदात। सदात क्या है? सदात अर्दोगन का पेड मलेशिया है, ये मर्सनरी है, ये भी मिले थे। इसमें जुड़ता है ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड, क्योंकि ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड भी हमास को पूरी खाद पानी देता है, पैसे देता है। ये तीनों ने मिलकर इतना बड़ा हमला किया, खाली हमास की औकात नहीं है कि इतना बड़ा हमला करके निकल जाए। तो जब ये हमला हुआ तो आधे दिन तक इन्होंने खूब कत्लो गैरत किया, कुछ हजार लोग मरे हैं, क्योंकि अगर कुछ हजार लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया तो हजारों में ही मौतें होंगी, ये तो आप भी जानते, कुछ तो होगी नहीं। अब इन्होंने सोचा कि हम ये बच्चे लेके फिर हम इजराइल से नेगोशिएट करेंगे, तुम हम पे हमला मत करना, अगर तुम हम पे हमला करोगे भाई ये बहुत गड़बड़ होगा। ये इनका मानना था, ये इनकी मंशा थी। तो ये वहां ले गए। धीरे धीरे आईडीएफ ने प्रक्रिया शुरू की, उन्होंने जवाब दिया, और आज की रिपोर्ट ये है कोई भी आतंकवादी बचा नहीं है। ये जो 1500 से 2000 आतंकवादी हमास के थे, सबके सबको ढेर कर दिया गया है। और अब इजराइल ने जो बमबारी की है गाजा पे, जो बमबारी ऐसी की है और ये बोला है कि हम, इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हम मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी बदलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हम मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी बदलेंगे, यानी कि जो अभी सीमाएं हैं, जो दायरे हैं, वो नहीं रहेंगे। और हर कंट्री को चेतावनी दी गई, भैया बीच में मत पड़ो। अब जब ये प्रक्रिया हो रही थी तो इतने में जॉर्डन बोल पड़ा, भाई हम बोलेंगे। फिर वेस्ट बंगाल वाले बोल पड़े, हम बोलेंगे। इजिप्ट ने भी कुछ तैयारियां शुरू कर दी। और इधर जो आप इजराइल के इस साइड देखेंगे तो लेबनान है। तो लेबनान में जो मलेशिया कंट्रोल करता है लेबनान को, वो है हिजबुल्लाह, जिसका जिसका जो आका है, जो उसका लीडर है, वो है हसन नसरुल्लाह। और वो जो हमस का लीडर है वो है इस्माइल हनिया। जब ये सब बोल रहा था साहिल भाई, इस्माइल हनिया कहाँ बैठा था? इस्माइल हनिया बैठा था कतर में। वो कतर से लाइव टीवी पे ये सब देख रहा था और नमाज वमाज पढ़ रहा था, शुक्राना कर रहा था, यहूदी मर रहे हैं, बच्चे शुक्राना शुक्राना कर रहा था वो। हाँ शुक्र। ये वीडियो आपको हर सोशल मीडिया पे मिलेगा, मेरे भी ट्विटर हैंडल पे मिलेगा। और शुक्राना कर रहा था कि भाई ये हम कैसे कैसे बच्चों और बीवियों, लड़कियों को मार रहे, कैसे बलात्कार कर रहे हैं, कैसे लोग की गर्दनें काट रहे, कैसे लोग की अंतड़ियां बाहर कर रहे। ये वाली चीजें लाइव हो रही। अब आईडीएफ ने फिर जब, अब इनकी कैलकुलेशन कहाँ गलत होगी, इन्होंने लगाया यार हमारे पास 200-250 इजरायली होंगे, आईडीएफ कुछ करेगा, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स, आईडीएफ कुछ करेगा नहीं।
तो यहाँ पाकिस्तान, ईरान और टर्की का सीधा सीधा हाथ मिलता है। और एक और चीज, जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं ना साहिल भाई, जब वो लड़की की लाश रखी थी, हाँ। उसके हाथ में जो रॉकेट लॉन्चर है वो नॉर्थ कोरियन मार्किंग है उस पर। तो यहाँ ओहो। नॉर्थ कोरिया मतलब चाइना, क्योंकि चाइना का टट्टू है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया बिना चाइना की इजाजत के कुछ नहीं करता। और जो मुझसे लोगों ने सवाल पूछा, भाई दुनिया की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस से ये चीज कैसे छुपी, मैंने कहा इसके छुपने का एक ही कारण है, या चाइना में या नॉर्थ कोरिया में इसकी प्लानिंग की गई। मैंने पहले कहा पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट निकलती है, ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड इन्वॉल्व है, सदात के लोग इन्वॉल्व है। तो यहाँ जो नाम आता है वो आता पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और टर्की। ये 5 मुल्कों का ताना बाना है। और अब आपको मैं प्रूफ दूंगा। प्रूफ ये है मेरे भाई कि जब यूएस ने $6 बिलियन रिलीज किए ईरान की इन गुडविल, उसके अगले दिन इस्माइल हनिया मिलता है खुमैनी से। इस्माइल हनिया कौन? हमस का टॉप लीडर। ये मिलता खुमैनी से और कुछ दिन बाद ये वहां बशार असाद आता है चाइना। बशार असाद आता है चाइना किससे मिलने? शी जिनपिंग से। अब कोरियन नॉर्थ कोरिया का रॉकेट लॉन्चर वहां मिलना, और ये जो पंखुड़ियों वाले ग्लाइडर थे, ये इन्होंने इन्हीं कंट्रियों से सोर्स किए। ये इन्होंने इन्हीं कंट्रियों से सोर्स किए। एम्यूनिशन इनके पास स्टेट ऑफ आर्ट है। तो ये जब प्रकरण हुआ, खूनी खेल शुरू हुआ, तो इजराइल ने जवाब देना शुरू किया। और उन्होंने कहा भाई हम ये जो गाजा है इसको हम नेस्त नाबूद कर देंगे, इसको हम मिट्टी से मिला देंगे, और अगर वो हमारे कुछ वीडियो है वो हम दिखा देते हैं, फिर अगले उस पोर्शन पे चलते हैं कि आगे क्या होगा। वो वीडियो अगर रेडी हो तो वो थोड़े दिखा। कौन सी वीडियो चलाना है आप बता दीजिएगा ताकि हम जो है वो अभी चला दे। चला दीजिए, कोई भी चला दीजिए, कोई भी वीडियो चलेगा ना अमित? वीडियो एक एक करके चलाओ। ये वीडियो देखा ताकि लोग को आइडिया हो क्या हुआ। अपना जो ट्रम्प का चला दूं पहले? हाँ, ट्रम्प का चला दीजिए। हाँ, ट्रम्प का बाद में चलाएंगे। वो जो डिस्ट्रक्शन वाले वीडियो है ना, जहाँ वो मलबा वलबा, वो वाले चलेंगे। ठीक है, वो लगाता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये इजराइल डिफेंस फोर्स का अटैक हो रहा है। आप देखिए घरों के घर तबाह हो रही है। मलबा देखिए। अभी पैलेस्टाइन में भी कुछ हजार लोग मरे हैं, काफी लोग भाग के गए हैं गाजा, ये वेस्ट बैंक, महमूद अब्बास के यहाँ। और महमूद अब्बास खुद कहाँ है? महमूद अब्बास पहुंच गया है रशिया। मोहम्मद अब्बास पहुंच गया रशिया, क्योंकि रशिया ने सपोर्ट किया इजराइल। ये देखिए, और डिस्ट्रक्शन की वीडियो देखिए। इजरायली एयरफोर्स ने करीब करीब 1300 ठिकानों के हमास पे हमला किया और उनको नेस्तो नाबूद किया। पूरी पहली बार तो इजरायली एयरफोर्स ने एक धमकी देती थी, वार्निंग देती थी। अब की बार कोई वार्निंग नहीं दी, पूरा नहीं किया। और अभी इजरायली एयरफोर्स, इजराइल का जो डिफेंस है, वो अपनी तोपे वो लेके गाजा के बॉर्डर पे है। अब वो गाजा के बॉर्डर में एंटर करेंगे। तो गाजा के अंदर जाने की पूरी तैयारी। आप वीडियो देखिए। ये देखिए कैसे बिल्डिंगों की बिल्डिंगें उड़ाई जा रही है, तहस नहस किया जा रहा है, सब चीजों को उड़ाने का काम हो रहा है। ये देखिए, क्योंकि हमास इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता, ये एक नोन फैक्ट है। पर ये जो जनून है, ये जो जिहादी मेंटेलिटी है, ये जो वो गजवाई हिंद टाइप की मेंटेलिटी है, ये वहां भी है। और उसी के करते हुए भाई हम जाके इजराइल को ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब इजराइल मारेगा फिर बोलेंगे आए अल्लाह, काफिरों ने क्या कर दिया, मतलब मार दिया जी, बच्चे मार दिए, ये मार दिए। जब तुम मारोगे वो तुम्हारा रिलीजियस वॉर, जब वो जवाब देंगे तब बोलेंगे नहीं भैया ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, आपने बच्चे मारे हैं, ये मारे। ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की टेंडेंसी आज ये देखिए आप, ये आप और वीडियोस हैं हमारे पास, कुछ दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ये देखिए पूरे बिल्डिंगों की बिल्डिंगें खत्म हो रही, इनकी अंडरग्राउंड टनलें भी है साहिल भाई, ये टनलों से इधर उधर जाते हैं, तो इनकी अंडरग्राउंड टनलें भी है। ये लाइव फुटेज है जो आईडीएफ ने रिलीज की है, ये हमारे कोई बनाए हुए वीडियो नहीं, इजराइल द्वारा औपचारिकता से, मतलब फॉर्मली दे हैव बीन रिलीज। तो ये आप देखिए, ये आईडीएफ का נראה אלפא במטרה। तो ये हमास ने जो आतंकवादी थे, जब उन्होंने ये स्टार्ट किया, उनको पता नहीं था थे कि भाई हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, क्या सोच के इन्होंने किया, और जो बाकी लोग थे वो क्या सोच के इनको सपोर्ट किया, इनको सारी चीजें मुहैया करवाई, क्या था ये पूरा मामला? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया साहिल भाई।
देखिए, ये आप एक मेंटेलिटी से लड़ रहे, मेंटेलिटी है जिहाद, मेंटेलिटी है भाई मेरे को मर के 72 हूरें मिलेंगी, मेंटेलिटी है कि मुझे जन्नत में जाना है, काफिर जहन्नम में जाएगा, जन्नत मेरे लिए रिजर्व, ये मेंटेलिटी है। अब 16, 17, 18 साल के लड़के को क्या पता, और ये जितने आतंकवादी थे 16 से 21, 22 साल के लड़के थे, मतलब ये कोई 40 साल के आतंकवादी नहीं थे। अभी हमस का जो इकोनॉमिक और फाइनेंस मिनिस्टर उसको भी मारा गया, जो हमस का नंबर 2 लीडर था उसको भी मारा गया, और अब की बात जो इजराइल की तैयारी है, सबको मारने की तैयारी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब दुनिया में क्या, जब ये प्रकरण चल रहा था, देखिए सब कंट्रियों में साहिल भाई दो हिस्से हो गए। हिस्से क्या हो गए, कौन इनके साथ कौन उनके साथ। तो अब इजराइल तो खैर जवाब दे रहा, और अभी गाजा पट्टी में घुसेगा तो पूरी हिसाब किताब पूरा कर देगा। इजराइल तो खैर आप जानते किसी को छोड़ता नहीं। बट यहाँ क्या हुआ, अब जब ये एक एक करके ये सारे बोलने लगे, इतने में हिजबुल्लाह ने अपने 1 लाख सिपाही, अपने 1 लाख मलेशिया करीब इजराइल के बॉर्डर पे ला, और उन्होंने रॉकेटें दागने शुरू कर। और यहाँ पे यूएई, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रकरण चल रहा था, यूएई वार्निंग देता है सीरिया को, भैया इस लड़ाई में मत घुसना। यूएई एक केवल एक वाहिद मुसलमान कंट्री है जिन्होंने समर्थन किया इजराइल का और हमस को अपोज किया। बाकी सब मुसलमान कंट्रियां आज के डेट में हमस को सपोर्ट करती है। और हमास क्या है, हमास है टेररिस्ट आतंकवाद। और आप कहते हैं भाई आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, आतंकवाद का रिलीजन से कुछ मतलब नहीं। भाई ये जो आतंकवादी हमास के, तो आप एज सॉवरन गवर्नमेंट, सॉवरन कंट्रीज आप हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे। ये एक बहुत बड़ा मुखौटा आज के डेट में हट गया है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, आतंकवाद से कोई मतलब नहीं होता। ये चीज अब वाज़ेह होगी, बिल्कुल क्लियर। अब आप देखेंगे सारी क्रिश्चियन कंट्रियां धीरे धीरे इजराइल के पीछे लगी। अब यहाँ भारत की बात करें, भारत ने करीब 2:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट किया, और मैं देख ही रहा था कि मोदी जी कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने कहा, वी कंडेम दिस वायलेंस बाय हमास टेररिस्ट एंड इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। और उस ट्वीट पर शायद सबसे पहला रिप्लाई भी मेरा भेजा था कि भारत स्टैंड विद इजराइल। तो मोदी जी ने 75 साल में जो स्टैंड लेने की औकात साहिल भाई किसी की नहीं थी, वो मोदी जी ने कहा कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, वी कंडेम दिस टेररिज्म ऑफ हमास एंड मतलब वो जो भी आप ट्वीट मिल जाएगा आपको, इसमें मतलब ये था। अब ये जो चीज हुई तो पहली बार एक स्टैंड लिया गया। अब देखिए अमेरिका ने पूरा स्टैंड लिया इजराइल का, ब्रिटेन ने स्टैंड लिया इजराइल का, फ्रांस ने स्टैंड लिया इजराइल का। अगर आप देखेंगे 5 बड़े पावर दुनिया, इंडिया, यूएस, चाइना, और आप मान लीजिए आपका रशिया, और ये मान लीजिए फ्रांस, ये 5 बड़े पावर। वैसे तो 4 ही है, फ्रांस को मैं 5वां मान। इंडिया विद इजराइल, अमेरिका विद इजराइल, रशिया विद इजराइल, और ये फ्रांस विद इजराइल। अब बचा चाइना, ये ना इधर है ना ये उधर है, ये इधर उधर की बात कर रहा है, ये कहीं नहीं है। जितने क्रिश्चियनों की कंट्रियां सब खड़ी हो गई है इजराइल के पीछे, और एक्सेप्ट यूएई, सारी मुसलमान कंट्रियां भाई साहब खड़ी है हमस के साथ, आतंकवादियों के साथ। ये आज की सऊदी ने, सॉरी फिर से मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, सऊदी किसके साथ है? देखिए सऊदी क्या मिक्स रिएक्शन आ रहा है। पहले उन्होंने बोला कि यार लड़ाई बड़े रोको, फिर खबर आई कि सऊदी इज विद हमास, फिर खबर आई कि जो सऊदी का जो ये जो हमारे साथ जो इजराइल के साथ पीस ट्रीटी वगैरह की बात हो रही वो कैंसिल हो गई। अब सऊदी में कई सारे पावर सेक्टर है। सऊदी में एमबीएस ही नहीं, एमबीएस के जो विरोधी प्रिंस है वो भी बिलियनर है, वो भी अपनी अपनी राय रखते हैं। तो सऊदी इज अ डिवाइडेड हाउस। बट सऊदी ने इजराइल का सपोर्ट नहीं किया। सऊदी ने जो इजराइल के साथ बातचीत होनी थी वो रोक दी है, और मतलब दे आर लीनिंग टुवर्ड्स हमास ओनली, क्योंकि ये सच्चाई है। जॉर्डन की बात करें, लेबनान की बात करें, माइनस यूएई, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने अपना स्टैंड क्लियर किया और इजराइल की बात की, जबकि ये सारी कार्रवाई हमास ने शुरू की थी और कुछ हजार इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया उनके सबसे बड़े त्योहार पर। ये एक सच्चाई है। अब ये जो प्रक्रिया चली, अब हुआ क्या, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने सब वर्ल्ड लीडरों को फोन करना शुरू किया। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात हुई उनकी, और कल मोदी जी की 2 बड़े विश्व लीडरों के साथ बात हुई, जिसका हमें खुलासा नहीं मिला क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल। अब जब ये प्रकरण होता है तो धीरे धीरे साहिल भाई क्या हो रहा है, यह एक बहुत खतरनाक स्थिति बन रही है। यहाँ एक इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की स्थिति बन रही है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, कि मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन। क्योंकि सारी कंट्रियां जो आप मान ले क्रिश्चियनों की इजराइल को बैक कर रही है, इंडिया भी इजराइल को बैक कर रहा, 99% मुसलमान कंट्रियां हमास को बैक कर रही है। जबकि आपको पता हमास आतंकवादी, आपको पता हमास ने क्या, आपको पता हमास क्या कर सकता है। उसके बाकायदा हिजबुल्लाह कह रहा जी मैं जुड़ूंगा, यहाँ से हूती रेबल्स कह रहे हैं मैं जुड़ूंगा,
और यहाँ से ईरानियन, पाकिस्तानी, टर्की, इन सब का मिलीजुली भगत तो है ही है। और अब इसको मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे को धमकियां दी जा रही, तुम मत घुसना, तुम मत घुसना, तुम मत घुसना। अमेरिका के जो बाइडेन का एक बयान आता है, वो कहते हैं इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, फुल स्टॉप। और जो बाइडेन करते क्या है, एक पूरा जंगी बेड़ा में एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसमें कई सारे ये जहाज होते हैं, उसके साथ सबमरीन होते हैं, फ्रिगेटर्स होते हैं, मतलब 50-60 जहाज एक जंगी बेड़े में चलते हैं विद रिकॉग्निजेंस एयरपोर्ट, और जो फाइटर जेट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो उस जंगी बेड़े की एक हम वो दिखा दे थोड़ा वो फोटो। ये बेड़ा उन्होंने रवाना किया कहाँ की तरफ, मेडिटेरियन की तरफ, इजराइल की तरफ, ताकि अगर जरूरत पड़े इजराइल को वो हेल्प दे। फ्रांस ने, जर्मनी ने, सब ने बोला जो आपको हेल्प चाहिए वो हम देंगे। और यहाँ से यूक्रेन वाला हमारा ज़ेलेंस्की परेशान हो रहा है, यार हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि 3 दिन से उसे कोई नहीं पूछ रहा, वो थोड़ा परेशान हुआ पड़ा। तो यहाँ पे पूरी हो गई। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हिजबुल्लाह ने बोला कि भाई जुम्मे के दिन, फ्राइडे जो आ रहा है, पूरे अरब वर्ल्ड में मोबिलाइजेशन करो अगेंस्ट इजराइल। ठीक है जी। और इजराइल को 5 बड़े देशों में 4 का सपोर्ट है। मैं मानता हूँ चाइना बीच में, वैसे चाइना बीच में नहीं, चाइना तो प्रो हमास ही है, पर मैं मानता हूँ बीच में। अब आप बोलेंगे चाइना प्रो हमास क्यों है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स का एक्स एडिटर कहता है हम पैलेस्टीन के साथ। चाइना में आप जानते हैं कोई ऐसे ट्वीट नहीं कर सकता जब तक सरकार की मुहर ना हो। और ये नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्वमेंट, ये सब आप देख ही रहे हैं। तो वर्ल्ड में क्लैश होने वाला। अगर फ्राइडे को मोबिलाइजेशन होता है सारे मुसलमान मुल्कों का, वैसे लाख लोग तो हिजबुल्लाह ने खड़े कर दिए। अगर ये बरशाद अशाद कूदता है, अगर कुछ लेबनान कूदता है, अगर यहाँ से इजिप्ट कूदता है, या कोई और मुल्क खाता कूदता है, तो अमेरिका पूरा पूरा अब की बार फूकने के मूड में हो। और इजराइल न्यूक्लियर है, ये ना भूले, इजराइल न्यूक्लियर। अगर आप इजराइल को मिटाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो रेगिस्तान है ये फिर रेगिस्तान बनेगा, और अब की बार रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बनेगा। तो यहाँ अमेरिका का पूरा जंगी बेड़ा, मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो जो वो दिखा दे, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए जंगी बेड़े में क्या क्या होता है। वो जो फोटो है ना इसकी एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो दिखा दे मुझे। तो ये यहाँ पे चीजें हो रही है। इजराइल में आप विश्वास नहीं करेंगे साहिल भाई, इजराइल ने एक कॉल दी, 3.5 लाख रिजर्व्स इजराइल ने अपने मोबिलाइज कर लिए। 3.5 लाख की अपनी सेना। इजराइल में हर कोई मिलिट्री ट्रेंड है, औरत हो मर्द हो, एवरीबडी इज मिलिट्री ट्रेंड। वो पूरा कंट्री ही सेना है। 3.5 लाख उन्होंने रिजर्व बुला लिए। दुनिया भर से जहां भी कोई इजरायली है वो जहाज पकड़ पकड़ के इजराइल आ रहे हैं लड़ने के लिए। उनके एक्स प्रधानमंत्री आ रहे हैं लड़ने के लिए। ये है जंगी बेड़ा। आप देखिए इस पे करीब करीब 20-30 तो फाइटर जेट्स होते हैं, और ये एक मेन कैरियर है। इसके साथ छोटे बड़े 10-15-20 शिप चलती है, सबमरीन चलते, रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट चलते। इसको भेज दिया गया है इजराइल के लिए। इसमें साजो सामान पूरा होता है। और अगर वो आप वो टेक्स्ट दिखा दे कि इसके साथ कौन कौन सा जहाज है, वो मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा इसके साथ टेक्स्ट भी था, ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन कौन सा सामान इसके साथ है। तो आप ये देखिए सामान कौन कौन सा इसके साथ। अब यहाँ तो भाई साहब हो गई है पूरी तैयारी। अब इसमें वोलेटाइल सिचुएशन क्या है। 4 महाशक्ति आपके साथ, चाइना इधर है। महमूद अब्बास कहता है रशिया को, क्यों गया वो रशिया के पास? वो कहता भाई तुम थोड़ी हमारी हेल्प कर लो, ये कर लो, क्योंकि देयर इज नो मैच टू क्रिश्चियन पावर। अगर आप मुसलमानों की पावर देखें और क्रिश्चियनों की पावर देखें, कोई मैच नहीं है इसका। मतलब क्रिश्चियन पावर इज फार सुपीरियर। वर्ल्ड कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे आ चुका है। ये मैं सबसे पहले डिक्लेयर कर चुका था। अब मैं अमित जी से बोलूंगा डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट दिखा दे। डोनाल्ड ट्रंप जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका स्टेटमेंट वो वाला वीडियो वो चलाता हूँ मैं। और दूसरा टेक्स्ट जो आप बोल रहे हैं वो तो साहिल भाई भेजा नहीं आपने मेरे को। कोई बात कौन सा वाला टेक्स्ट? इसके साथ वाला टेक्स्ट था कुछ, इसके नीचे वाला टेक्स्ट था। चले कोई बात नहीं। उस टेक्स्ट मैं पढ़ देता हूँ ना, टेक्स्ट मैं पढ़ देता हूँ। 1 मिनट आप पढ़ दीजिए। ये लीजिए, अभी मैं पढ़ देता हूँ। The United States sent an aircraft carrier strike group to the shores of Israel, led by the aircraft carrier USS Gerald R. Ford CVN-78. The strike group includes 5 Arleigh Burke-class destroyers, USS Roosevelt DDG-80, USS Carney DDG-64, USS Ramage DDG-61, USS McFall DDG-74, USS Thomas Hoodner DDG-116 and the guided missile cruiser USS Normandy CG-60। जी, ये सारी चीजों के नाम लिखे हुए इसमें। ये भाई ये है जहाज,
इसके अलावा रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट होता और इसके हाथ में सबमरीन होते। तो मतलब ये पूरा पूरा आप मान लीजिए एक सेना, एक कंट्री की जितनी सेना होता है उससे ज्यादा ये पानी में आ गई है। इनके पास F-16 वगैरह सब लगे, और पहली बार यूएस ने दिया है इजराइल को B-2 बॉम्बर। B-2 बॉम्बर किसी की औकात से बाहर होता, कोई उसको गिरा नहीं सकता। B-2 बॉम्बर दिया इजराइल ने। B-2 बॉम्बर मिडिल ईस्ट में आज तक अमेरिका ने अपने बाप को भी B-2 बॉम्बर नहीं दिया, वो दिया, और ये न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर। तो ये B-2 बॉम्बर आ गया है यहाँ पे, मतलब पूरा बारूद रेडी है। अगर हमाकत होती, क्योंकि दुनिया तंग आ चुका, दुनिया के यार ये जहाद नाम की मेंटेलिटी से तंग आ गया कि कहीं भी जाओ जी जहाद करना, ये करना होगा जहाद, मतलब कितना जहाद, कब तक जहाद, कैसा जहाद। और फिर जो सारे मुसलमान लोग किसके पीछे हो जाते, नहीं जी ये जहाद है, ये सब ठीक है। अब दुनिया इस मानसिकता से तंग आ गई। अगर आप नॉस्ट्रेडामस की भी प्रेडिक्शन देखें, उसने कहा भाई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होना निश्चित है। अभी हम जो कुछ देर में डोनाल्ड ट्रंप साहब की वीडियो चलाएंगे, आप देखिए वही विचार रखते जो मैं रखता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें वीडियो देखना जरूरी है। अमित जी हमारे, And this will be a war. This will be a war of obliteration. This will not be a war with, I say, army tanks going back and forth shooting at each other. This is the real deal. And we have a man that he can't even walk off a stage. He walks off a stage. He finishes his speech. He looks, oh, well, he can't find. He has no idea. You know, there's always a stair there, a stair here. You could even walk off the front, jump or something, do something. He usually walks to the back into a wall. Yeah, there's a wall there. He walks right into a wall. Can't walk off the stage, can't put two sentences together, and yet he's negotiating with President Xi of China, who, when I say he's very smart, the press, look at, that's a lot of press back there. That's a lot. So, for him to negotiate with President Xi of China is like my high school football team playing the, let's see, what's a good team nowadays? Philadelphia's good. You know, they change a little bit. I used to say New England. I used to say the Patriots. I'd love to be able to say the Patriots. He's a great guy, great coach, but they have a little hard time. But what's going on with the Patriots, huh? But he's a great coach. And he'll figure it out somehow. He's going to figure it out. But that was not a good game last night. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि पूरे बारूद एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, एक विश्व युद्ध की परिस्थिति बन रही है। ये जो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की लड़ाई, जिसकी तारीख में काफी चीजें आई है, और अब की बार ये जो इशारा करे यार ये लड़ाई तोपों टैंकों की नहीं, न्यूक्लियर हो सकती। क्योंकि देखिए जो ये समझता है कि हम इजराइल को नेस्त नाबूद कर देंगे, नेस्त नाबूद करने से पहले वो पूरे मिडिल ईस्ट को नेस्त नाबूद कर देंगे। मिडिल ईस्ट में अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है वो केवल इजराइल के पास है। और यहूद, और अब की बार जो बाइडेन ने ये भी कहा था नेतन्याहू से, भाई थोड़ा रुक जाओ, उसने कहा रुकने का टाइम नहीं, अब की बार रुकने का टाइम नहीं है। इजराइल ने जो उनके होस्टेजेस थे उनकी भी परवाह नहीं की है। अब देखते हैं फ्राइडे को क्या हो रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है फ्राइडे को, हमारा पूरा पाकिस्तान बॉर्डर भाई हाई अलर्ट पे है। हमारा ये वाला बॉर्डर हाई अलर्ट पे डाल के एनएसजी को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को हाईएस्ट अलर्ट पे डाल दिया गया है। इजराइल ने 1973 के बाद इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं की है। लाखों इजरायली वापस आ रहे हैं लड़ने के लिए। इवन जो इजराइल के इससे बेंजामिन नेतन्याहू से पहले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तक मिलिट्री की वर्दी पहन की, वो गए हैं लड़ने के लिए। 75 साल के बुड्ढों ने बंदूक उठा लिए, वो गए लड़ने के लिए। और इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। अगर जब गाजा में विनाश होगा तो जाहिर सी बात है कि काफी मुसलमान मुल्कों को लगेगा भाई ये क्या कर दिया काफिरों ने, यहूदियों ने क्या कर दिया। अब अगर वो इस लड़ाई में कूद जाते हैं तो इस लड़ाई का अंत नहीं होगा, और इजराइल अब की बार पीछे जाने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं भैया देखो हम पूरा ये जो पैलेस्टीन है अपने कब्जे में ले रहे हैं, और उसके बाद नंबर आएगा हिजबुल्लाह का, उसके बाद नंबर आएगा ईरान का। ईरान का अगर आप 5 जी सुमित जी, मेरा एक सवाल ये है कि हमास ने इतना बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट किया, आतंकवादी ऑपरेशन, तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस ये है वो क्या कर रही थी? उनको क्यों नहीं पता चला कि इतना बड़ी प्लानिंग हुई है, ऐसा कुछ करने वाले? व्हाई दे वर नॉट प्रिपेयर्ड? मैं आपको देखिए, पहली बात थी एक वो उनका रिलीजियस फेस्टिवल था, तो उसका दिन चूज किया गया, और ये जो वॉल ऑफ याकीपुर थी उसका 50वीं सालगिरह थी, वो चीज चूज की गई।
दूसरी बात, हमास को लगा यार इजराइल में ना अभी काफी जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेके काफी रस्साकशी चल रही है, उन्हें लगा अभी बेंजामिन नेतन्याहू वीक है, इजराइल में आपस की लड़ाई है, ये आपस में लड़ बिड़ रहे, अभी मौका करने का। और जिस तरह का ऑपरेशन साहिल भाई किया गया, आप समझिए कि ये हमास की औकात नहीं है। इसमें पाकिस्तान का एसएसजी 100% पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, और एक जो आतंकवादी जो मारा गया, जिसने 250 बच्चों को मारा, वो पाकिस्तान के कराची के मदरसे से पढ़ के आया था। कराची में रहा था, वहां के मदरसे से पढ़ के आया था, उसकी फोटो भी मैंने ट्वीट किया ट्विटर हैंडल से। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर ये प्लानिंग नॉर्थ कोरिया में या चाइना में हुई होगी, तो नॉर्थ कोरिया और चाइना में सीआईए की बात हो, मोसाड की बात हो, किसी और इंटेलिजेंस की कोई इतना पेनिट्रेशन नहीं है, खासकर नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का रॉकेट लॉन्चर का मिलना ही बहुत बड़ी बात है। इसमें एक ये कोई हमास का आप अटैक ना समझे, ये समझिए ईरान, टर्की, पाकिस्तान ने मिलकर हमास से अटैक करवाया। समझ रहे हैं ना? नॉट हमास अटैक, हमास कठपुतली आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हमास से करवाया है। इसके पीछे ये 3 मुल्क, इसमें चाइना का हाथ दिखता है, इसमें नॉर्थ कोरिया दिखता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वही कहेगा जो चाइना करेगा। तो इस सबको मिला के उन्होंने करवाया कि हमास की औकात इतनी प्लानिंग की है ही नहीं। देखिए 26/11 जब हुआ था मुंबई में, तो कराची में से आर्मी के, पाकिस्तान के अफसर और आईएसआई के अफसर इसको कोऑर्डिनेट करा रहे थे, ये तो हम जानते हैं। आज बिल्कुल उसी स्तर का अटैक हुआ, और पाकिस्तान हमास के टेररिस्टों को ट्रेन करता है, हमास के मलेशिया को ट्रेन करता है, ये कोई छुपी बात नहीं है, समझो। इसके बारे में पहले भी काफी खुलासे हो चुके। अभी इनका मतलब था यार, ये इजराइल कमजोर है, आपस में इनका गतिरोध है, मतलब ना दे हैव डिसएग्रीमेंट्स, अभी यहूदियों को तोड़ दो और कब्जा कर दो। ये आए थे इजराइल पे कब्जा करने, नहीं तो क्या होता है, एक सुसाइड बॉम्बिंग हो गई, एक कहीं फायरिंग हो गई, वो सब चीजें वहां चलती रहती है। इतने बड़े स्तर का अटैक जिसमें हजारों आतंकवादी इन्वॉल्व हो, वो तो हमला है ना भाई, वो आतंकवादी घटना थोड़ी ना, वो हमला है। हजारों लोग का आना और तुम्हारी कंट्री पे कब्जा करने की कोशिश ही की थी, और ये ईरान चाहता था करवाना, क्योंकि ईरान को पता है यार, अगर सऊदी और इजराइल के रिलेशन खत्म हो गए, मेरे तो औकात ही खत्म हो गई, मेरे को पूछेगा कौन। और अब इजराइल का जो मुझे मूड लगता है, ईरान के पास 8-10 रिफाइनरी, अगर उनको निकाल देगा तो ईरान तो चला गया 15 साल पीछे, ईरान चला गया 15 साल पीछे। और यहाँ हिजबुल्लाह तो साहिल भाई पूरा मलेशिया, उन्होंने पूरा लेबनान उनके अंडर में, मतलब कंट्री को लिटरली कंट्रोल कर रखा। तो यहाँ ये है। तो अगर ये सऊदी और इजराइल की बात बनती, तो मिडिल ईस्ट में पीस होता। मिडिल ईस्ट का पीस किसको नहीं भाता? मिडिल ईस्ट का पीस नहीं भाता चाइना को, मिडिल ईस्ट का पीस नहीं भाता डीप स्टेट को, मिडिल ईस्ट का पीस नहीं भाता आर्म्स लॉबी को, मिडिल ईस्ट का पीस नहीं भाता जो हमने अभी इंटरनेशनल कॉरिडोर शुरू किया ना, जो मुंबई से यूरोप जाएगा, जिसकी भी G20 में हमने घोषणा की थी, गेटवे प्रोजेक्ट से हम कहते हैं। वो प्रोजेक्ट चाइना की गले का कांटा बन गया, क्योंकि उनका BRI की जरूरत ही नहीं रहती। इस सब को देखते हुए उन्होंने ये परिस्थितियां कर दी। पर दुख की बात ये है, एक इजराइल तो भाई बदला लेगा ही लेगा। अब ये इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की लड़ाई में तब्दील ना हो, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं जिनके पास न्यूक्लियर असला, बहुत भयंकर हथियार है। और अगर ईरान ने कुछ हमाकत की, जबकि खुमैनी, मैंने आपको बताया था, सीधा सीधा हसन नसरुल्लाह से मिला, इसे इस्माइल हनिया से मिला था, उसकी फोटो है मीडिया में। तो यहाँ ये जो चीज हो रही है और इजराइल का जो मूड है, इसमें अगर कोई कूद गया और अगर फ्राइडे को कुछ हुआ, यहाँ पूरी संभावना कि पाकिस्तान चाइना के कहने पे कुछ ना करे। क्योंकि अगर आप देखेंगे साहिल भाई, पाकिस्तान के पास जो विंडो है 31 अक्टूबर या 10 नवंबर तक, क्योंकि 10 नवंबर के बाद वहां बर्फ होगी, पास बंद होंगे, चाइना मदद को नहीं आ सकता। पाकिस्तान को क्या डर लग रहा है यार, इंडिया वाले POJ के ले लेंगे, GP ले लेंगे। तो पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है, और इसके तार जुड़ते 3 मुल्कों से, चाइना, ईरान और टर्की। पाकिस्तान तो खैर उनका पट्टा है, नॉर्थ कोरिया चाइना का पट्टा है। तो इन 3 मुल्कों कुछ मिलके कुछ ये घटनाएं कर रहे हैं। और अभी क्या होगा, हाय बच्चों को मार दिया, हाय बेवाओं को मार दिया, हाय बुड्ढों को मार दिया, हाय